स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, एक फ्रेश टॉपिक जो कि आपके एनिमल हस्बेंड्री का है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए व्हाइट बोर्ड में आपके लिखा गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसको हिंदी में कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम गर्भाधान। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। दो वर्ड्स हैं इसमें। पहला क्या है? आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, और दूसरा इंसेमिनेशन मतलब गर्भाधान। अब ये कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है? तो देखिए प्रजनन की विधियां क्या रहती है। दो टाइप की प्रजनन हमने देखे पढ़ा था। एक था आपका नेचुरल पढ़ा था, ठीक है, और एक पढ़ा था हमने आर्टिफिशियल। दो चीजें पढ़ी थी। नेचुरल में क्या होता है? इसमें जो सिलेक्शन होता है वो नेचुरली होता है, ठीक है। आपका जो बुल रहेगा और जो काऊ रहेंगे वो दोनों को नेचुरली सेलेक्ट करेंगे। उनके बाद इसके बाद क्या होगा? इसमें मेटिंग होगा, ठीक है। मेटिंग के बाद क्या होगा? इनमें से जो भी प्रोजेनी निकलेगा। अब इस प्रोसेस में आपका क्या क्या रहता है? सबसे पहले जो मेल है आपका, उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक्टिव होगा। वहां से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। सेम एज काऊ में क्या होगा? आपका एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा? आपका एग जो है वो बनाएगा। फिर दोनों की मेटिंग होगी, फर्टिगेशन होगा, ठीक है। फर्टिगेशन में क्या होते हैं? दोनों फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद क्या डेवलप होगा? आपका एम्ब्रियो डेवलप होगा। एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बनेगा? न्यू बेबी बनेगा। ये क्या आपका नेचुरल प्रोसेस है। आर्टिफिशियल प्रोसेस में हमने क्या कर रहा था? आर्टिफिशियल प्रोसेस में क्या था? हम सेलेक्ट कर रहे थे, खुद से सेलेक्ट कर रहे थे कि ये नर आपका अच्छा है, इस नर से हमें इस मादा को गर्भित करना है जिससे कि आपकी संतति जो रहेगी वो श्रेष्ठ गुण वाली प्राप्त होगी। अब यहीं पे बात आती है कि हमने ये तो बोल दिया कि फिजिकल मेटिंग की जरूरत नहीं है, तो क्यों जरूरत नहीं है? यही हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। यहां भी सेम प्रोसेस ही होता है, ठीक है। ऐसा ही प्रोसेस होगा। आपका बुल जो रहेगा वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो टेस्टिस रहेगा वो रिलीज करेगा। वहां से आपका क्या रहेगा? सीमेन बनेगा। सीमेन कहां जाएगा? आपके वेजाइना में जाएगा। वेजाइना जो है सीमेन रिलीज करेगा। बट यहाँ फैक्ट की बात यही है कि यहाँ पे जो रिलीज होगा वो काऊ के अंदर नहीं होगा। इसको हम आर्टिफिशियल फॉर्म में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं। स्पंज मेथड है आपका, स्पून मेथड है, बट वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज आर्टिफिशियल वेजाइना, ठीक है। इसको जब हम पढ़ेंगे पूरा आगे डील में तो उसमें पता चलेगा। उसके बाद हमने क्या किया? कलेक्ट कर लिया सीमेन को। उसके बाद हम उस सीमेन का टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद उसका डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद उसको कंजर्व करेंगे। कंजर्व करने के बाद लास्ट में जाके फाइनल स्टेज में हम क्या करेंगे? उसको पुट कर देंगे। कहां पे? काऊ में। अब काऊ में पुट करेंगे तो उस टाइम पे हमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि काऊ हीट पीरियड में होनी चाहिए, ठीक है। काऊ में जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है वो रिलीज हो जाना चाहिए ओवरी के थ्रू। ओवरी जैसे रिलीज करेगा आपका एग निकलेगा। एग निकलने के बाद उसी टाइम, एट अ टाइम ऑफ हीट पीरियड, हमने क्या पढ़ा था? हीट पीरियड का जो मिड हीट पीरियड रहता है, उसी टाइम पे हम क्या करेंगे? जो स्पर्म यहां से कलेक्ट किए हैं, जिसका पूरा प्रोसेस हुआ, इवोल्यूशन हुआ, डाइल्यूशन हुआ है, उस स्पर्म को हम कहां पुट कर देंगे? ओवरी के सर्विक्स, मिड सर्विक्स में। कहां पुट करेंगे? मिड सर्विक्स में। अगर नेचुरली होता तो कहां रहता है? जो आपका काऊ रहता है वो वेजाइना में ही पुट कर देता है, ठीक है। जो स्पर्म है उसको रिलीज कर देता है। बट आर्टिफिशियल वे में हम कहां उसको डायरेक्ट मिड सर्विक्स में रिलीज करते हैं, उसको सीक्रेट करते हैं, जिससे कि चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाती है और चांसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो सक्सेस है वो भी बढ़ जाता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन समझ आए क्या? एक आर्टिफिशियल मेथड जिसमें आपको मेल और फीमेल में मेटिंग कराने की जरूरत नहीं है, फिजिकल मेटिंग की जरूरत नहीं है। इसमें अपन क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग जगह आराम से सेफली रख के उनकी आर्टिफिशियल वे में मेटिंग करा सकते हैं, ठीक है। अगर इसको समझना होगा तो जैसे देखिए ह्यूमंस के केस में टेस्ट ट्यूब बेबीज आपने सुना होगा। टेस्ट ट्यूब बेबीज रहता है जो स्पर्म्स को जनरेट करते हैं, टेस्ट ट्यूब में क्रिएट करते हैं, ये सारे प्रोसेस होता है ना। वैसे ही जानवरों में क्या रहता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, ठीक है। अब इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर कराया जा रहा है तो किसी उद्देश्य के लिए तो कराया जा रहा होगा, और ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी उद्देश्य के लिए कराया जा रहा है तो उसमें कुछ नुकसान भी नहीं होगा। ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के सबसे पहला लाभ तो ये है कि इसमें फिजिकल मेटिंग चाहिए नहीं। मतलब बिल्कुल ये जरूरत ही नहीं कि आपको नर और मादा को एक जगह लाना है, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि नर अगर आपका नॉर्थ इंडिया में हो तो मादा आपके साउथ इंडिया में हो, उसके बाद भी मेटिंग आराम से हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज आपका बेनिफिट क्या है कि ये मेटिंग आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। सेकेंड टाइम इसमें आपको क्या बोलते हैं, नेचुरल प्रोसेस में देखिए एक प्रॉब्लम होता है कि मेटिंग के लिए अगर जानवर जो रेडी नहीं रहे तो मेटिंग नहीं होगा। अगर ये दोनों हीट में नहीं रहे या ये
आपके एक्साइटेड कंडीशन में नहीं रहा बुल तो मेटिंग नहीं होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या रहता है, हम आर्टिफिशियल वेजाइना के थ्रू स्पर्म कलेक्ट कर लेते हैं और इंजेक्शन के थ्रू, इजेक्शन जिसको बोलते हैं, इजेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, मेट सर्विस में इसको रिलीज कर देते हैं। तो इसमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं होता है, ठीक है, इजीली किया जा सकता है। तो तीसरा चीज जो रहता है इसका बेनिफिट ये है कि नेचुरल जो ब्रीडिंग होती है ना, जो नेचुरल इंसेमिनेशन होता है, उसमें एक बुल जितना भी स्पर्म रिलीज करेगा वो पूरा का पूरा क्या चले जाएगा, काऊ के अंदर। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीमेन को जब कलेक्ट करते हैं ना तो उसको डाइल्यूट करते हैं। मतलब पहले क्या था, एक बुल से एक काऊ प्रेग्नेंट हो रही थी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बुल से बहुत सारे काउस को, अराउंड 10 to 15 समटाइम्स 20 काउस को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेग्नेंट कर सकते हैं। तो क्या रहा हमारा, एक गाय से, सॉरी, एक सांड से हम बहुत लोगों कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिट भी हो गया, ठीक है, बेनिफिट हो गया ना। उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये कि हम वेल कैरेक्टर्स जो बुल रहते हैं ना उनको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले कि भाई ये कैरेक्टर अच्छा है इनका, ये सर्वश्रेष्ठ आपकी सांड है, यहां से हमको क्या चाहिए, सीमेन चाहिए। इस सीमेन का हम यूज क्या करेंगे, कहां करेंगे, इंसेमिनेशन में करेंगे। अब इसके बेनिफिट्स भी हैं, देखिए बेनिफिट्स जैसे पता चल गया, इसकी कुछ लॉसेस भी होंगे। फर्स्ट चीज ये टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग प्रोसेस मतलब क्या है, आप पहले सीमेन कलेक्ट करोगे, फिर उसका इवोल्यूशन करोगे, फिर डाइल्यूशन करोगे, फिर कंजर्वेशन करोगे, फिर ट्रांसपोर्ट करोगे और फिर जाके कहीं ये कहां होगा, मतलब इंजेक्ट होगा काऊ में। टाइम टेकिंग है ना। अब ऐसा थोड़ा देखिए, नेचुरल में क्या है, सीधा सारी चीजें एक ही बार में हो गई, दोनों के बीच मीटिंग हुआ, ये डाइल्यूजन, इवोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंजर्वेशन, ये कुछ नाटक ही नहीं। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा, इसके लिए आपको वेल एक्सपीरियंस्ड लेबर या वेल एक्सपीरियंस्ड जो वर्कर्स चाहिए। स्पेशली यहाँ पे तो एक ऐसा बोला जाता है कि एक डॉक्टर भी होना चाहिए जो कि वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब सीमेन कलेक्शन किया जाता है ना, उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आने लगती है कि आर्टिफिशियल वेजाइना में आपको जो डमी यूज किया जाता है वो सांड को लगना चाहिए कि हाँ ये रियल की काऊ जैसी है, डमी नहीं है। तो इसके लिए वेल एक्सपीरियंस्ड आपको लेबर्स चाहिए। तो उसके लिए क्या रहता है, थोड़ा सा मनी भाई ज्यादा लगेगा। इसके बाद जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ये हर जगह नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेचुरल जो ब्रीडिंग रहता है, जो नेचुरल रिप्रोडक्शन है, ये कहीं भी हो सकता है, बट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हर जगह नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि गांव में आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन खुद से कर लेंगे। अब अगर आप वेल ट्रेंड होंगे तो अलग मैटर है, बट बहुत कम चांसेस रहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसी और के। तो इसके लिए आपको क्या है, हॉस्पिटल हो सकते हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, जैसे नस्ल सुधार परियोजना निकली थी आपकी, केंद्र सरकार के द्वारा निकाली गई थी नस्ल सुधार परियोजना। ऐसी कुछ परियोजनाओं के द्वारा या फिर आपका जो कुछ जो डॉक्टर्स रहते हैं ना उनके द्वारा ये चीजें की जाती है। तो ये क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज रहता है कि जो आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रहता है ना, इसका जो डिसएडवांटेज एक और ये भी है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू जो आपका सीमेन रहता है, जो कलेक्ट किया जाता है, वो स्टोर करना या उसकी जो देखभाल करना बड़ी जरूरी है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि आपने मान लेते कि 1 जून को कलेक्ट किया तो 1 जून को ही आप इंसेमिनेशन नहीं कर सकते। इसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है 7 जून हो सकता है 10 जून, कभी कभार तो महीनों का टाइम लग जाता है। तो इन ड्यूरेशन में आपके सीमेन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीमेन में क्या रहता है, आपके स्पर्म्स रहते हैं और ये स्पर्म्स ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किसी भी एग को फर्टाइल करने में। अब देखिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक लाइफ रहता है। अब स्पर्म का भी एक लाइफ होगा। अब ऐसा थोड़े कि आप उसको 1 साल के लिए नॉर्मल कंडीशन में रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्टोर करने में आपको बहुत सारी चीजें रहती हैं। आपको लिक्विड नाइट्रोजन में करना पड़ सकता है, जिसमें भी चांसेस रहते हैं आपके स्पर्म डैमेज होने के। आपको रूम टेम्परेचर में करेंगे तो ज्यादा दिनों तक आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप रेफ्रिजरेटर में कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत होगा। तो ये थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें हैं जो आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में दिक्कत दे सकती है। अनलेस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका इजी है। और इजी इन द सेंस, अगर आपके पास सारे जो वर्कर्स हैं या जो सारे लेबर्स हैं या जो आपके सारे इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो ये बहुत इजी मेथड है और बहुत अच्छा मेथड है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को जानने के बाद इसके थोड़े इतिहास में जाते हैं, ठीक है। जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शुरू कैसे हुआ या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो कैसे आया। तो इसको 2 हिस्से में मैं डिवाइड कर देता हूँ। लेफ्ट साइड में आपका जो वर्ल्ड वाइड जितने भी इंसिडेंट्स जो रिलेटेड था आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, उसको लिख देता हूँ। और जो राइट साइड पे रहेगा आपके इंडिया में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को लेकर क्या क्या अप्रोचेस किए गए ये बताई जाएगी। देखिए अप्रोचेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अप्रोच नहीं करेंगे या आपको नेसेसरी नहीं होगी किसी चीज की, तब तक कोई भी चीज स्टार्ट नहीं होगी। और स्टार्ट नहीं होगी तो फिर काम कैसे बनेगा। तो देखिए लेफ्ट में आपके अराउंड 5 डेट्स हैं और राइट में 2 डेट्स हैं। ये जो है इंटरनेशनली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड डेट्स हैं
जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, और राइट साइड में जो है वो इंडिया में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड डेट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1322 में, बहुत पुराना समय है, ठीक है। बाकी सारे डेट्स को देखेंगे तो कम से कम 100-200 साल का अंतर है, तो फिर भी 1322 है। तो क्या हुआ था 1322 में ऐसा? तो एक कहानी है, ये कही जाती है कि 1322 में ना अरब में एक युद्ध हुआ था। अरब तो पता ही होगा, जो सऊदी अरब वाला एरिया है, वहां पे एक युद्ध हुआ था, जिसमें अरब के जो राजा थे वो क्या देखे कि सामने वाले जो दुश्मन है, ठीक है, सामने वाले दुश्मन के घोड़े बड़े फुर्तीले हैं और बड़े चुस्त, एकदम युद्ध के मैदान में ना अच्छा खासा तगड़ा अपना योगदान दे रहे थे। देखिए पहले जमाने पे ये जो आपकी वेल लेस टेक्नोलॉजी जो है ना अभी की, जैसे आपकी मिसाइल्स हैं या जो आपके गन्स हैं, जो आपकी तोपे हैं, ठीक है, तोपे तो फिर भी उस समय थोड़ा सा आ गया था 1400-1500 शताब्दी में, बट उस समय जो थी आपकी वो सारी नहीं थी। जो ट्रक्स जा रहे हैं एकदम मिसाइल्स को लेके, या परमाणु हथियार लॉन्च कर रहे हो या हाइड्रोजन बम्स रिलीज कर रहे हो, उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम जनरली लड़ाई कैसे लड़ी जाती थी? या तो पैदल जा रहे हैं, तलवार लेके बेचारे लड़ रहे हैं, या फिर घुड़सवारी की जाती थी, या हाथियों के द्वारा वो सब युद्ध किया जाता था। बाहुबली में देखे ना, एकदम मारते हैं, जय माहिष्मती जो भी था डायलॉग याद भी नहीं आ रहा, तो उस समय पे ऐसे युद्ध किया जाता था। तो अरब के राजा ने देखा कि जो सामने वाला टीम है अपना, ठीक है, बड़ा यार तगड़ा टीम है, और उनके जो घोड़े हैं वो तो और तगड़े हैं। तो इसने क्या किया, रात को, देखिए युद्ध, उस टाइम के युद्ध में ना बहुत सारे नियम कानून होते थे। ऐसा नहीं कि आज के युद्ध की तरह कभी भी स्टार्ट कर दिए या डॉक्यूमेंटेशन की तरह, ऐसा कुछ नहीं था। वहां उस समय के युद्ध होते थे कि जैसे सूर्योदय होगा आपका युद्ध शुरू हो जाएगा, एकदम बिगुल बिगुल शंख वंख बजेगा, आपका हथियार लेके सेना रेडी, और जैसे शाम हुआ पूरा हथियार गिरा दो, भाई रेस्ट हो गया, अब सोने का टाइम है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वरना चप्पल ही चप्पल पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे कुछ नियम होते। तो जब शाम हुई ना, जब युद्ध बंद हुआ, युद्ध में विराम का समय आया, तो राजा ने क्या किया, चुपके से अपने दुश्मन सेना के जो घोड़े हैं ना, उनके स्पम्प्स कलेक्ट करवा दिए। अभी कैसे हुए ये मुझे नहीं पता, ठीक है। उस समय पे क्या टेक्नोलॉजीज थी, या राजा कैसे उसको कलेक्ट किया, तो नहीं पता, बट हाँ उसने कलेक्ट किया, और उस कलेक्टेड सीमेन को कहां पे पुट कर दिया, अपने जो घोड़ी है ना, अपने जो राजवंश की घोड़ी थी उसमें पुट कर दिया, ठीक है। तो ये पहला ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाइड 1322 में ऐसा कुछ हुआ था, अरब के राजा के द्वारा किया गया था, बट इसका कोई ऑफिशियली या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। तो इसको कुछ जगह पे ना नहीं माना जाता या प्रूव नहीं किया जाता है, बट ऐसा था भाई, इतिहास हमारा है तो बताना तो जरूरी है। जो ऑफिशियली आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शुरू हुआ ना, वो 1780 में हुआ। कब हुआ? 1780 में, इटली में हुआ, जगह याद रखेंगे। और जानवर आपका पूछा जाता है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आया कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सबसे पहले किस जानवर में हुई। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है आपका सबसे पहले किस जानवर में हुई? कुत्ते में। क्लियर? किसमें हुई? कुत्ते में। उसके बाद 1799, ठीक है, 1799 में फर्स्ट टाइम ह्यूमंस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ, ठीक है। पहली बार जो इंसानों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ किसमें हुआ? 1799 में। उसके बाद 1909 में, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस डेट को थोड़ा सा आप याद ही रखेंगे। 1909 में ऐसा क्या हुआ? 1909 में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लैब की स्थापना विश्व में की गई। जो सबसे पहला लैब था ना आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो लैब है, वो सबसे पहले कहां? रशिया, जो रूस है ना, वहां पे स्थापित की गई। उसके बाद 1928 से 1930 के दशक में जो आर्टिफिशियल वेजाइना है उसकी खोज की गई। तो ये कुछ डेट्स हैं जो रिलेटेड है, आपको याद रखना। सबसे पहले कब हुआ था? 1780 में। किसमें हुआ था? जो आपके डॉग्स में, ठीक है, एक्चुअल में इसको बीच बोलेंगे, डॉग्स में कलेक्शन हुआ था और बीच में पुटिंग हुई थी। 1799 में ह्यूमंस में ये ट्रायल हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाइड। उसके बाद 1709 में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो लेबोरेटरी है वो आपके रशिया में खोली गई। उसके बाद 1928 1930 में जो आर्टिफिशियल वेजाइना है इसकी खोज की गई थी। अब जो लेफ्ट साइड में, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं इसको कितने बार पूछा, लगभग बहुत सारे एग्जाम में, हर साल किसी न किसी एग्जाम में आता है। सबसे पहला 1939, इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला याद रखना है मैसूर डेयरी फार्म। क्या याद रखना है? मैसूर डेयरी फार्म। और दूसरा क्या याद रखना है? डॉक्टर संपत कुमारन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना, बहुत ज्यादा है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे आप आईसीआर का देखिए, चाहे आप बीएचयू का देखिए, किसी भी स्टेट बोर्ड का देख लीजिए, सेंट्रल बोर्ड का देख लीजिए, ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार पूछे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भारत में सबसे पहले कहां हुआ और किसके द्वारा हुआ? तो 1939 में मैसूर डेयरी फार्म कर्नाटका
जगह का नाम क्या था? मैसूर डेयरी फार्म। स्टेट क्या था? कर्नाटका। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर संपत कुमारन, कुमारन है, कुमार लिख दिया मैंने, कुमारन, ठीक है, डॉक्टर संपत कुमारन के द्वारा मैसूर डेयरी फार्म में किया गया था। 1942 किया है। जैसे आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लेबोरेटरी वर्ल्ड वाइड रशिया में बनी, वैसे ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लेबोरेटरी इंडिया में भी तो बननी थी ना। अब देखा कि संपत कुमारन जी ने इतना मेहनत किया भाई, सक्सेस हुआ है, तो उसको एक जगह देना भी तो जरूरी था जहां पे हम इंडस्ट्रियल तो नहीं बोल सकते, कमर्शियल भी नहीं बोल सकते, मतलब साइंटिफिक तरीके से हम इसको अब करें, ठीक है, लोगों को बताएं कि हाँ भाई यहाँ ऐसा कुछ तरीका है। तो फर्स्ट टाइम जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लेबोरेटरी इंडिया में खोली गई थी वो 1942 में खोली गई थी। कहां खोली गई थी? IVRI। अब सबको पता होगा IVRI का पूरा नाम क्या है, नहीं पता है तो सुन लीजिए, ठीक है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पे आपका? इज्जत नगर बरेली। कहां है? इज्जत नगर बरेली। और ये कौन से स्टेट में आता है? यूपी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो लेबोरेटरी ऑफ इंडिया की वो खोली गई थी। अच्छा, इसके किसके निर्देशन में खोली गई थी, मतलब कौन है इसका ध्यान रखने वाला? जैसे यहाँ डॉक्टर संपत कुमारन है, तो यहाँ पे कौन थे? डॉक्टर पी भट्टाचार्य। कौन थे? डॉक्टर पी भट्टाचार्य। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको पूछा गया सबसे पहला लैब कहां खोला गया है, तो IVRI में डॉक्टर पी भट्टाचार्य के द्वारा। और अगर आपको पूछा गया कि सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर संपत कुमारन के द्वारा। कहां किया गया? डेयरी फार्म जो आपका मैसूर कर्नाटका में है। और कब किया गया? 1939। ये आपका पूछा है, ये आपका पूछा है, ये आपका पूछा है, तीनों के तीनों अलग अलग तरीके से पूछे हैं। ये पूछा गया था कि सर्वप्रथम कहां हुआ है, तो यहां हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, तो संपत कुमारन जी के द्वारा हुआ है। कब हुआ है? तो 1939 में हुआ। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड जो भी आपको इंट्रोडक्शन था, या जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, या जो उसके ऑब्जेक्ट्स थे, मेरिट, डीमेरिट्स, हिस्ट्री, सारी चीजें बता दी गई है। क्या है? सारी चीजें बता दी गई हैं कि कैसे करना है। अब इसका कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के कुछ प्रोसेस होते हैं कि पहला क्या स्टेप रहेगा, दूसरा क्या स्टेप रहेगा। तो याद रखेंगे मेनली इसमें 5 स्टेप्स रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। सबसे पहला क्या होगा? कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ व्हाट? सीमेन। जो आपका बीज है उसका संग्रहण, ठीक है। सारी एक एक स्टेप आपको डिटेल में बताई जाएगी। अभी आपको मैं बस ऐसे ही समझा दे रहा हूं समराइज फॉर्म में। पहला क्या है? कलेक्शन ऑफ सीमेन। दूसरा क्या है आपका? क्या करेंगे? इवोल्यूशन एंड टेस्टिंग ऑफ सीमेन। मैं ऑफ सीमेन बार बार नहीं लिखूंगा। तो इवोल्यूशन एंड टेस्टिंग मतलब क्या है आपका? मूल्यांकन एवं परीक्षण। अब जो आप स्पर्म सीमेन कलेक्ट कर रहे हैं उसमें स्पर्म्स काउंट भी तो देखेंगे कि क्या उसमें जो स्पर्म्स चाहिए वो सही में है कि नहीं, एक्चुअल काउंट है कि नहीं, क्या वो स्पर्म्स एक्टिव है कि नहीं, ठीक है, डिटेल में बताएंगे। तीसरा क्या रहता है? आपने इवोल्यूशन कर दिया, फिर करते हैं डाइल्यूशन। पहले आपको मैं लिख देता हूं, फिर एक एक को थोड़ा सा समझा दूंगा डिटेल में, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। डाइल्यूशन ऑफ सीमेन वापस से आएगा, मतलब डाइल्यूशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? तनुकरण। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब आपने डाइल्यूशन कर लिया, उसके बाद कहीं तो स्टोर करेंगे। ऐसा थोड़े है कि आपने लैब में कर दिया, लैब में ही आप इंसेमिनेशन कर देंगे, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, पहले आप क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। स्टोर के बहुत सारे तरीके हैं, लिक्विड नाइट्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसको एक जगह से लैब से जहां पे आपको कराना वहां, और लास्ट में होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इन काउ, ठीक है। तो एक एक को समझेंगे। इंसेमिनेशन इन काउ मतलब क्या होता है? जो गाय के जनेंद्रियों में इनको छोड़ना। तो सबसे पहला कलेक्शन ऑफ सीमेन, इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? कलेक्ट कैसे किया जाता है, सीमेन को सांड से कैसे कलेक्ट किया जाएगा। तो इसके मेथड्स इसमें अलग अलग है। स्पंज मेथड है आपका, स्पून मेथड है आपका, इलेक्ट्रिक मेथड है आपका, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है आपका? आर्टिफिशियल वेजाइना। उसके बाद इवोल्यूशन एंड टेस्टिंग। हम ये देखते हैं कि जो हम सीमेन कलेक्ट किए हैं क्या उस सीमेन की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, उसका इवोल्यूशन अलग अलग है, माइक्रोस्कोपिक है, आई टेस्टिंग है, ठीक है। तो ये कुछ टेस्टिंग्स की जाती है। उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ सीमेन, जैसे मैंने क्या बोला था कि नेचुरल में एक बार में मेटिंग हुआ तो जितना भी स्पर्म था वो सब चला जाता है। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जितना गाय को जरूरत है, चाहे वो 1 ml की जरूरत हो, चाहे वो 10 ml की जरूरत हो, जनरली 1 से 2 ml की रहती है,
बट जो सीमेन का कलेक्शन होता है वो 10 से 20 ml होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं कि वो 10 ml को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा केमिकल मिला के ना उसको डाइल्यूट करके 10-12 हिस्सों में तोड़ देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपन काऊ में इसको पोर्ट कर सके। उसके बाद स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या रहता है, अब हमने डाइल्यूशन कर दिया, अब जरूरी है कि जो सीमेन आपका है उसमें जो स्पर्म्स है वो जिंदा रहे, तो उसको अपन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब स्टोर के भी अलग अलग तरीके हैं, किसी को लिक्विड नाइट्रोजन 196 -196 पे करते हैं बट उसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, किसी को रूम टेम्परेचर में करते हैं बट ड्यूरेशन कम हो जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में सालों साल टिक जाते हैं, रूम टेम्परेचर में हफ्तों तक नहीं टिक पाते। या फिर रेफ्रिजरेटर का यूज किया जाता है, उसमें भी 1 महीने 2 महीने या जो भी ड्यूरेशन रहता है उतने तक ही आप कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है। तो ये तरीके हैं स्टोरेज के। फिर ट्रांसपोर्टेशन का जो रहता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है, मान लेते हैं कि आप किसी जो लैब में इसको टेस्ट किए, डाइल्यूट किए, अब वहां से आपको लेके जाना है किसी रिसर्च सेंटर में, या रिसर्च सेंटर छोड़ दीजिए, किसी फार्म में लेके जाना है जहां पे आपको इंसेमिनेशन करना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। और लास्ट है आपका इंसेमिनेशन इन काउ, मतलब फिर वही जो आपका इंजेक्शन के थ्रू है, इसको कहां पे पुट किया जाता है, आपके गुदा विधि बोला जाता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन जब डील में। गुदा मेथड में क्या रहता है, हाथ को गाय के गुदा में डाला जाता है और वहां पे जो मशीन रहती है बहुत फास्ट पंपिंग मशीन जैसे रहती है, ठीक है, जैसे आपको इंजेक्शन लगाया जाता है ना, इंजेक्शन की जैसे रहती है, उसको क्या करते हैं, सर्विक्स में लेते हैं, मिड सर्विक्स में पूरा का पूरा जो रहता है सिक्रेट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो ये मेथड्स हैं आपके किसके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के। एक एक मेथड को पढ़ेंगे, एक एक मेथड के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल तक आपको यहीं तक समझाना था, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी वहां पे हम इन पूरे का डील करेंगे। अगर आपको इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से लेके उसके मेरिट डिमेरिट या हिस्ट्री में कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। हम आपके लिए बैठे, पूरी टीम फैकल्टी आपके लिए बैठी है एग्री गुरु की। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।